ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर का ही थर्ड यूनिट देखेंगे, एरर एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग एरर पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस और मोस्टली गलती कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज का एक वीडियो है जिसके बारे में कि ये सीरीज कैसे काम करता है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपने पास इसको बेसिकली क्या है थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें क्या करना है अपने को कि कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको एक बार अटेम्प्ट करना है। अगर उसका उसके पीछे का थ्योरी पता नहीं है तो पहले उसको देखना है। ठीक है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जाकर के अगर नहीं बनता है तब फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इस सीरीज में इस चैप्टर के लिए अपने पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोल रहा है अपने पास कि द रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स आर 6 ओम एंड 8 ओम। ठीक है, दो रेजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है और एक का रेजिस्टेंस 8 ओम है। ठीक है, हैविंग परसेंटेज एरर ऑफ प्लस माइनस 10% एंड प्लस माइनस 6.5% रेस्पेक्टिवली। मतलब 6 ओम में परसेंटेज एरर है 10% और 8 ओम में परसेंटेज एरर है 6.5%। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब रेजिस्टर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा वो अपने को बताना है। परसेंटेज एरर से मतलब क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पास अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो इसके बारे में तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, R1 + R2 होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है, अगर याद नहीं है तो उसके लिए हम बता दिए। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं हम लोग। अगर थ्योरी नहीं पता है तो पहले उसको देखो, उसको रिवाइज करो, यही रिवीजन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसको अब ट्राई करो, पॉज करके वीडियो, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, हो गया, वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? चलो देखते हैं हम भी, हमको भी याद नहीं है वैसे, याद है लेकिन बताएंगे नहीं। आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, R1 + R2 जिसमें से अपने पास R1 जो है, R1 क्या है, या फिर अगर देखा जाए तो एडिशन जब होता है, जब भी दो क्वांटिटीज का, तो एरर क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो ऐड हो जाता है। इसमें परसेंटेज एरर ऐड नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है, परसेंटेज एरर ऐड हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं कि सीधा 10 + 6.5 16.5%, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। तो यहां पर R1 को अगर लिखना हो तो R1 इक्वल्स टू कितना, R1 है अपने पास 6 ओम प्लस माइनस 10%। तो यानी कि यह है विच इज इक्वल टू 6 ओम प्लस माइनस 0.6 ओम। ठीक है, और सिमिलरली R2 को अगर लिखना हो तो वो R2 कितने अपने पास 8 ओम प्लस माइनस 6.5%। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 8 ओम प्लस माइनस 0.52 ओम। ठीक है, तो ये अपने पास R1 और R2 का वैल्यूज है। ठीक है, अब अपने पास बोल रहा है कि आर इक्विवेलेंट में एरर निकालना है। ठीक है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट को हम R1 + R2 यानी कि 6 ओम प्लस 8 ओम यानी कि 14 ओम और प्लस माइनस इसमें एरर कितना होगा। तो एरर जो होता है अपने पास डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो होगा वो अपने पास कितना होगा, वो लिखेंगे हम लोग डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 यानी कि डेल्टा R1 कितना है 0.6 प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.52। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो यहां से हो गया 1.12 ओम। ठीक है, ये हो गया डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 1.12 ओम। ठीक है, अब अपने पास डेल्टा आर इक्विवेलेंट जब आ गया तो अपने पास बोल रहा था परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करने में, यानी कि परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन डेल्टा आर इंटू 100%। यानी कि ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपने पास कितना था 1.12
अपॉन डेल्टा आर अपने पास कितना हो चुका है, तो सॉरी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो अपॉन आर इक्विवेलेंट अपने पास कितना हो चुका है 14 इंटू 100%, तो ये हो गया अपने पास विच इज इक्वल्स टू 8%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 8% हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बेसिकली यही बताया गया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे काम करता है उसको अपने को जान लेना था इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब ये दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि मोमेंटम को अगर हम 100% से इंक्रीज कर देते हैं, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का भी फॉर्मूला दिया p इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, m मास ऑफ बॉडी है और v स्पीड ऑफ बॉडी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो खुद सोचना है, इसमें हम कुछ हिंट नहीं देंगे। इस क्वेश्चन को खुद सोचो और फिर करके देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। पॉज करो और सोचो। ओके, हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी वाला सर, बी वाला नहीं, देखो समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं मोमेंटम दिया हुआ अपने पास, मोमेंटम दिया हुआ अपने पास एम वी। ठीक है, तो यानी कि अपने पास मोमेंटम में इंक्रीज है 100%। अब काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें अपने को इंक्रीज निकालना है, तो पहले तो अपने को v को मोमेंटम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से v जो है वो क्या है, वो है अपने पास p बाई एम, तो विच इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि p बाई एम का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया अपने पास p स्क्वायर बाई 2m। तो अब मास तो चेंज कर नहीं रहा और v स्पीड ऑफ बॉडी है जो कि चेंज कर रहा है। m इज मास ऑफ बॉडी विच रिमेन्स कांस्टेंट, और v चेंज करेगा जिसके चलते ये सारा कहानी चेंज कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, विच इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, p स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां से कुछ लोग बोलेगा कि सर काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p में चेंज है 100%, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज सर ऐसा हम लोग पढ़े हैं सर, डेल्टा k बाई के इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा p बाई p, और इसी में अगर हम लोग परसेंटेज एरर लिख लें तो विच इम्प्लाइज परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन मोमेंटम, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100%, तो सर होगा 200%। लेकिन क्या ये सही है 200%? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास ये जो एरर है 100% का, ये बहुत लार्ज एरर है, और ये जब फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो ये स्मॉल एरर्स के लिए लगाते हैं, लार्ज एरर के लिए ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तब स्मॉल एरर्स के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सर लार्ज एरर होगा तो क्या करेंगे, तो बेसिक से जाएंगे सर। पी फाइनल जो दिया हुआ है, पी फाइनल वो दिया हुआ है अपने पास 100% का इंक्रीज है। ठीक है, तो 100% का अगर इंक्रीज है तो पी फाइनल सर दिया हुआ है अपने पास ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल, तो विच इम्प्लाइज अपने पास दिखेगा यहां से k इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यानी कि k फाइनल अपॉन k इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल अपॉन p इनिशियल का स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज k फाइनल अपॉन k इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल बाई p इनिशियल कितना होगा, 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया अपने पास कितना 4। तो यानी कि यहां से आ गया अपने पास k फाइनल इक्वल्स टू 4 टाइम्स k इनिशियल, तो विच इम्प्लाइज डेल्टा k जो है, जो कि क्या होता है k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स k इनिशियल, तो विच इम्प्लाइज परसेंटेज एरर या परसेंटेज चेंज इन k जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स k इनिशियल है डेल्टा के, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा k बाई k इनिशियल इंटू 100, यानी कि 300%। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान में रखना है कि जब लार्ज एरर होगा, ये क्वेश्चन इसीलिए था कि जब लार्ज एरर होगा तब हम लोग ये फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते जो हम लोग पढ़े हैं, फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाता है, ये फॉर्मूला हम लोग लार्ज एरर के केस में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब लार्ज यानी कि कितना लार्ज, या स्मॉल यानी कि कितना स्मॉल, तो
लार्ज यानी कि 10% से ज्यादा। अब ऐसा हम कैसे कैसे बोल रहे हैं वो हम समझाते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं कि लार्ज यानी कि 10% से कितना लार्ज, 10% से लार्ज कि 20% से लार्ज कि कितना लार्ज, उसको हम समझाते हैं। पहले इसको नोट कर लेते हैं, अपना आंसर कौन सा करेक्ट है, सी वाला, ठीक है। ये आंसर अपना करेक्ट है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं लार्ज यानी कि कितना लार्ज। ओके, तो अभी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए कि एरर जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, कि मेरा जो फॉर्मूला है, जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे R इक्वल्स टू, अगर मेरा A इंटू बी है, तो यहाँ से डेल्टा R बाई आर जो होता है वो होता है डेल्टा A बाई ए प्लस डेल्टा B बाई बी। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा वैलिड रहे, उसके लिए हम लोगों का डेल्टा A बाई ए और डेल्टा B बाई बी का वैल्यूज कहाँ होना चाहिए ताकि ये फॉर्मूला वैलिड रहे। ये डेल्टा ए बाई ए, ये सब फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है। तो अब कितना लार्ज या कितना स्मॉल, तो हम लोग अभी देखें कि बहुत ज्यादा लार्ज होने पर जो मेरा वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, जो एरर है उसमें एरर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो एरर में एरर को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कितना बड़ा ले सकते हैं हम लोग, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एक्चुअल में जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग इसका, तो यहाँ पर एक और टर्म आता है डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ये जानते होगे, अगर नहीं जानते होगे तो क्विक थ्योरी रिवीजन वाला वीडियो देख सकते हो उस सीरीज का, और नहीं तो मेरे बुक में भी देख सकते हो ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जब जब हम लोग इस फॉर्मूले का सिंप्लीफाइड वर्जन केवल ये वाला यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इसको तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अपने को नेग्लेक्ट कब तक कर सकते हैं वही अपने को देखना है। तो अब मान लेते हैं, एक केस मानते हैं सिंपल सा, कि दोनों ही छोटा है, डेल्टा ए बाई ए भी छोटा है और डेल्टा बी बाई बी भी छोटा है। तो ऐसा मान लेते हैं केस 1, डेल्टा ए बाई ए इज अप्रॉक्स इज इक्वल टू, अपने पास मान लेते हैं 10% ये भी है और ये भी 10% है, तो डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा 0.1 एंड डेल्टा बी बाई बी भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1। तो विच इम्प्लाइज अपने पास डेल्टा आर बाई आर, ये दो मेथड से, पहले मेथड से कितना आएगा, जब हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तब ये कितना आएगा 0.1 प्लस 0.1 सिंपली 0.2 आ जाएगा, और जब हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि 0.01 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 0.21, ठीक है। तो अब डेल्टा आर बाई आर 0.2 और 0.21 यानी कि 20% और 21%, तो इतना चलेगा। हाँ, हालांकि ये मेजरमेंट पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरर चलेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह 1% का एरर चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे 1% नहीं है, यहाँ पर 0.01 बाई 0.2 इंटू 100% है। बट ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह 1% का एरर चलेगा, 1% बहुत छोटा एरर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं कि साइंटिस्ट को, जो हम लोग के एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको अगर मान लेते हैं यहाँ से मून पर भेजना है, और हम 1% का एरर किए कि चलो यहाँ से मून पे जाने में, अभी तक वैसे जाने में लेट इट बी कि अपने को 2 या 3 दिन लगेगा, हम कैलकुलेट किए कि 3 दिन लगेगा, उसमें 1% का एरर कर दिए। 1% का अगर एरर कर दिए तो वो मून की बजाय कहीं और पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 1% का एरर अपने को कहाँ पे फिजिबल है, कहाँ पे परमिसिबल है, वो अपने को देख करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह 1% का एरर चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना एरर चलेगा। अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग, केस 2, डेल्टा ए बाई ए तो छोटा ही लेते हैं, 0.1 ही लेते हैं, और डेल्टा बी बाई बी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास डेल्टा आर बाई आर का फिर से दो ही वैल्यूज आएगा। एक बार जब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तब ऊपर वाला वैल्यू लिख रहे हैं, तो नेग्लेक्ट जब हम कर लेंगे उस चीज को तो ये सिंपली 0.6 आ जाएगा, 0.6। और जब हम इसको एज्यूम करेंगे तो 0.05 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.65। तो ये भी चलेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो परसेंटेज एरर जो है इसका और इसका लगभग लगभग बराबर है, मतलब
ये है 0.01 बाई 0.2 और ये 0.05 बाई 0.6, ठीक है। तो बहुत ज्यादा का एरर इसमें भी नहीं हो रहा है, तो ये भी चल सकता है। एक अगर बड़ा रहे एक छोटा रहे, हाँ अगर इसी में ये बहुत ही छोटा हो जाता है, थोड़ा छोटा नहीं, कंपेरेबल नहीं, बहुत छोटा, जैसे यहाँ पर केस 3 लेते हैं, इसीलिए ये केसेस लेकर के देखना अपने पास जरूरी है। डेल्टा ए बाई ए अगर 0.01 हो जाता है यानी कि 1% का एरर, और डेल्टा बी बाई बी 0.5 हो जाता है, तो अपने पास डेल्टा आर बाई आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास, ऐसे सिंपली लिखा जाए तो 0.51, और अगर हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो 0.51, और नेग्लेक्ट अगर नहीं किए तो ये 0.005 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.515, तो ये एरर का मार्जिन और कम हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ज्यादा बेटर है, ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा भी चलेगा, दोनों छोटा छोटा भी चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एरर ज्यादा है, ठीक है, बट चलने का ये भी चलेगा। बट अगर हम केस 4 लें, केस 4 जिसमें कि डेल्टा ए बाई ए भी बड़ा है 0.5 है, एंड डेल्टा बी बाई बी भी बड़ा है और ये भी है 0.5, तो विच इम्प्लाइज यहाँ से अपने पास डेल्टा आर बाई आर जो आएगा वो क्या आएगा, पहले सिंपली ऐड कर लिया तो 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1, और दूसरा जब हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये 1.25 हो जाएगा, तो 1.25, तो एरर में भी 25% का एरर है। तो पहले तो एरर पढ़ रहे हैं उसमें भी 25% का एरर, तो वैसे भी नहीं चलेगा। तो ये केस को हमेशा हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, और उसमें वही केस बन रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या केस बन रहा था अपने पास कि 100% का एरर था, यानी कि पी स्क्वायर, तो पी इंटू पी यानी कि दोनों ही में 100% का एरर है, तो दोनों ही 1 1 था यहाँ पर, तो इसलिए वहां पर मेरा गलती हो रहा था। बाकी ये तीनों केस चलेगा, बट ज्यादा बेटर केस 1 और केस 3, और केस 2 में थोड़ा एरर ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए, लार्ज मीन्स हाउ लार्ज, स्मॉल मीन्स हाउ स्मॉल, ऐसा क्वेश्चन अपने पास फिजिक्स में बहुत बार आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज पे एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं हम लोग, ये कोई बताने वाला नहीं चाहिए, खुद से भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि इंटरनल डायामीटर और थिकनेस जो है एक हॉलो सिलेंडर का वो मेजर किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें कि 10 वर्नियर डिविजन्स इक्वल है 8 मेन स्केल डिविजन्स के, और वन मेन स्केल डिवीजन जो है 1 mm के इक्वल है। तो बोल रहा है द एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर व्हेन मेजर्ड विद सेम वर्नियर कैलिपर, उसी वर्नियर कैलिपर का यूज करके जब हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो अपना एरर कितना आएगा वो अपने को बताना है। अपने पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। तो अब इसमें अपने पास जैसे हम लोग कोई भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं, जैसे हम लोग इस वर्नियर से जब हम इंटरनल डायमीटर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना एरर आएगा। तो कोई भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं तो उसमें जैसे मान लेते हैं कि हम लोग नॉर्मल स्केल है अपने पास, ठीक है, नॉर्मल स्केल है, ये कुछ मार्किंग रहा होगा 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ मार्किंग्स रहा होगा, और इसमें हम लोग किसी लाइन का लेंथ निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लाइन का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक एंड को किसी एक पॉइंट पर रखते हैं और दूसरा एंड कहाँ लाई कर रहा है उससे हम लोग लाइन का लेंथ बता पाते हैं, ठीक है। तो अब एक एंड कहाँ पर लाई कर रहा है तो इसमें हम लोग का एरर हो सकता है कितना का, तो इसमें हम लोग का रीडिंग जो R1 है, ये रीडिंग R1 लेने में अपने पास एरर हो सकता है लीस्ट काउंट बाई 2 का, और ये रीडिंग R2 लेने में भी अपने पास एरर हो सकता है लीस्ट काउंट बाई 2 का। तो अपने पास जो लेंथ है इस लाइन का लेंथ वो कितना होगा, लेंथ जब निकालेंगे तो वो हम उसके लिए हम लोग क्या करते हैं R2 माइनस R1 ही तो करते हैं, तो विच इम्प्लाइज डेल्टा लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो विच इम्प्लाइज अपने पास डेल्टा लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास लीस्ट काउंट के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी स्केल से जब हम लोग लेंथ मेजर करते हैं तो एरर हम लोग लीस्ट काउंट जितना मैक्सिमम एरर कर सकते हैं, और मैक्सिमम
एरर का ही बात किया जाता है, ठीक है। तो इतना हम बता दिए, ये वैसे पता होना चाहिए था अपने को, ठीक है, इतना हम बता दिए। अब इसके बाद जब ये वर्नियर का यूज करके हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर निकाल लिए हैं, इंटरनल डायमीटर और थिकनेस, तो अपने को एक्सटर्नल डायमीटर निकालने में एरर कितना होगा वही अपने को बताना है, ठीक है। तो कोशिश करो पॉज करके इसको। तो अब अपने पास बोला जा रहा है अगर कि एक्सटर्नल डायमीटर को निकालने में कितना एरर होगा, तो सबसे पहले तो देखते हैं इंटरनल डायमीटर और थिकनेस में कितना एरर है। उसके लिए अपने को लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा वर्नियर का। वर्नियर का लिस्ट काउंट निकालने का एक मेथड तो अपने पास ये है कि हम लोग एकदम बेसिक मेथड से जाएं। बेसिक मेथड में क्या होता है कि हम लोग फिगर बनाएं कि अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मेन स्केल डिवीजन से और ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि सॉरी 8 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। यानी कि अपने पास जो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन 4 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, यानी कि फोर्थ मेन स्केल डिवीजन से फिफ्थ वर्नियर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, ये 0 रहा होगा और ये 10 रहा होगा। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पर ऐसा है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अपने पास ये वर्नियर स्केल है और ये अपने पास मेन स्केल है। तो अपने पास अगर लीस्ट काउंट अब अपने को निकालना है तो वो तो यहाँ से सिंपली दिख रहा है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है, सिंपल। तो 1 MSD माइनस 1 VSD लिस्ट काउंट दिख रहा है, तो यहाँ से अपने पास 1 MSD कितना है अपने पास, 1 मेन स्केल डिवीजन है अपने पास इक्वल्स टू 1 mm, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है इक्वल्स 8/10 मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन जितना था। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है अपने पास 0.8 mm। तो यहां से अपने पास विच इम्प्लाइज लीस्ट काउंट जो है अपने पास वो है अपने पास 1 mm माइनस 0.8 mm। तो यहां से कितना हो गया है, विच इज इक्वल्स टू 0.2 mm, ठीक है। तो लिस्ट काउंट अपने पास आ चुका है कितना, 0.2 mm, ठीक। तो अब अपने को यहां पर अगर निकालना है एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर के मेजरमेंट में एरर कितना है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर वो है अपने पास 0.2 mm, और एरर इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस जो है वो भी हो जाएगा 0.2 mm, ठीक है। तो ये 0.2 mm 0.2 mm दोनों में एरर हो चुका है, ठीक। अब बोल रहा है कि एक्सटर्नल डायमीटर के मेजरमेंट में एरर कितना है, तो एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है अपना उसको लिख सकते हैं इंटरनल डायमीटर प्लस ट्वाइस इनटू थिकनेस। तो यानी कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास एरर इन मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर प्लस ट्वाइस एरर इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस। तो यहां से हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर प्लस ट्वाइस ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस विच इज इक्वल्स टू 0.6 mm। यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। तो हो गया ही गलत, क्यों, क्योंकि अपने पास ये तो नहीं बोला था ना कि एक्सटर्नल डायमीटर हम लोग इंटरनल डायमीटर और थिकनेस का यूज करके निकाल रहे हैं। ये बोल रहा है कि उसी वर्नियर स्केल का यूज करके हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, वो कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, वो मेजर किया जा रहा है। और जब मेजर किया जा रहा है तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर भी उतना ही होगा जितना इंटरनल डायमीटर के मेजरमेंट में एरर है या फिर जितना थिकनेस के मेजरमेंट में एरर है, जो कि किसके इक्वल है, लीस्ट काउंट के इक्वल है। तो सबसे पहला गलती तो इसमें क्या होगा, लीस्ट काउंट निकालने में ये गलती होगा, और दूसरा गलती मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर होगा। लीस्ट काउंट निकालने में सबसे पहला गलती कर देंगे 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो सीधा सीधा 0.1 mm, तो वहां पे सबसे पहला गलती होगा, और दूसरा गलती यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ दो गलती का चांसेस है। तो इसका जो आंसर है एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर का करेक्ट आंसर जो है वो है कितना, 0.2 mm। यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर बना वेरी गुड, नहीं बना कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि एक स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम यूज कर रहा है और जिसका लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर है, जी को डिटरमाइन करने के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए सिंपल पेंडुलम यूज कर रहा है, लेंथ उसका पता है अपने को, और वो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा है नॉर्मल अपना घड़ी से, नॉर्मल घड़ी जिसका लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकंड, नॉर्मल घड़ी टिक 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 1 सेकंड लीस्ट काउंट है, ठीक है। और उससे वो 20 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर कर रहा है जो कि 40 सेकंड से। और अपने पास अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने को पता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G, टाइम पीरियड जहां पर टी टाइम पीरियड है और एल लेंथ है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो अपना कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो अपने को बताना है। यहाँ पर अपने पास 4 स्टेटमेंट दिया, ये मोर देन वन करेक्ट है, इज ऑब्लिक आर ट्रू दिया हुआ है, तो इसमें अपने को चारों स्टेटमेंट को चेक करके अपने को देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। कोशिश करो इसको पॉज करके। ओके, अब इसमें फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में बोल रहा है अपने पास मैक्सिमम एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। टाइम पीरियड के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर जो हो रहा है वो 0.05 सेकेंड हो रहा है या 1 सेकेंड हो रहा है, अपने पास ये दो ऑप्शन है। तो यहाँ से देख, अगर कोई ये सोचेगा कि लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है तो टाइम पीरियड के मेजरमेंट में एरर 1 सेकेंड हो रहा है, तो वैसा नहीं है। देखो समझाते हैं। जैसे अपने पास टोटल टाइम को हम लोग टी बोल रहे हैं, टी विच इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर एन ऑसिलेशंस हो रहा है तो एन इंटू टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड यानी कि वन ऑसिलेशन का टाइम, तो एन ऑसिलेशन हो रहा है तो टोटल टाइम टी इक्वल्स टू एन इंटू टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक। अब अपने पास अगर डेल्टा टी लिखना हो तो यहां से डेल्टा टी सिंपली मिलेगा अपने को डेल्टा स्मॉल टी बाई एन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिए, ये तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये तो पढ़े होगे, देखो क्या पढ़े हो तुम, हम उसी में लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, रिटर्न डायरेक्टली, ठीक है। ये कहाँ से आया वो भी समझा देते हैं। जैसे टी अपने पास था टी बाई एन, तो ये तो पढ़े होगे, विच इम्प्लाइज डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा स्मॉल टी बाई टी। ये तो अपने को पता है, फ्रैक्शनल एरर दोनों का सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट से सिंपली मल्टीप्लाई हुआ है, तो फ्रैक्शनल एरर अगर सेम हो जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है विच इम्प्लाइज डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी इंटू टोटल टाइम, सॉरी इंटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा डेल्टा कैपिटल टी इक्वल्स डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी को हम लिख सकते हैं, टोटल टाइम को हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू टाइम पीरियड इंटू टाइम पीरियड, तो विच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई एन। और वैसे भी अपने को समझ में आ रहा है वो 20 ऑसिलेशंस को मेजर करने में 1 सेकेंड का एरर कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन को मेजर करने में एरर ऑब्वियसली ना कम हुआ होगा, जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ाएंगे, जैसे सिंगल ऑसिलेशन अगर करता तो 1 सेकंड का एरर होता, अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हम 100 कर देंगे तो 1/100 सेकंड का एरर होगा, ठीक है, टाइम पीरियड के मेजरमेंट में। तो वो चीज अपने को यहाँ से भी दिख रहा है, तो यहाँ से अपने को दिख रहा है विच इम्प्लाइज डेल्टा टी जो है वो इज इक्वल टू, फ्रॉम क्वेश्चन ये 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 20 सेकंड यानी कि 0.05 सेकंड। तो अपना एक ऑप्शन तो करेक्ट दिख रहा है, कौन सा, ए वाला। अब अपना बी तो इनकरेक्ट हो गया, सी और डी में अब चेक करते हैं। बोल रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 5% या 2.5%। तो टाइम पीरियड के डिटर्मिनेशन में परसेंटेज एरर कितना था पहले तो वो देख लेते हैं। तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा टी, तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर इन टोटल टाइम, और ये इक्वल हो जाएगा परसेंटेज एरर इन टोटल टाइम। अपने पास कितना है, टोटल टाइम अपने पास था कितना 1 सेकंड, सॉरी टोटल टाइम था 40 सेकंड और उसमें एरर कितना था 1 सेकंड का। तो परसेंटेज एरर इन अगर टाइम निकालना है तो 1/40 इंटू 100%, तो यानी कि ये हो गया विच इज इक्वल्स टू 2.5%, ठीक है।
तो ये परसेंटेज एरर इन टाइम हो गया अपने पास, टाइम पीरियड। तो अब अपने पास अगर जी देखा जाए तो वहां से अगर जी कैलकुलेट किया जाए तो जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टाइम पीरियड। एल के डिटर्मिनेशन में, सॉरी टी स्क्वायर, एल के डिटर्मिनेशन में अपने पास कोई एरर नहीं है, दिया हुआ है कि एल एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ है। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई होगा नहीं, बट अपने पास दे दिया कि एरर बहुत कम है कंपेरेबल टू टाइम पीरियड, ये अपने को एज्यूम करके चलना है। तो विच इम्प्लाइज अगर परसेंटेज एरर इन जी देखना है, परसेंटेज एरर इन जी, तो वो हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन टी। तो विच इम्प्लाइज परसेंटेज एरर इन जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन टी, यानी कि अपने पास ट्वाइस ऑफ 2.5%, यानी कि अपने पास हो जाएगा 5%। तो यहाँ पर अपना पास सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी और डी में से अपने पास सी करेक्ट हो जाएगा और डी वाला ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन में समझने के लिए क्या था? इस क्वेश्चन में समझने के लिए एक ये चीज था मोस्टली कि अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर सिंपल पेंडुलम में इंक्रीज करेंगे, तो मेरा एरर जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही एक चीज समझने के लिए इस क्वेश्चन के थ्रू था। बाकी यहाँ पर एरर इन मल्टीप्लीकेशन वाला भी कहानी समझ सकते थे यहाँ पर हम लोग कि डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला कहानी यहाँ पर एप्लीकेबल है। चूंकि डेल्टा एल बाई एल जीरो था तो वो सिंपली ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज एरर्स इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी वो दिया हुआ है ई टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी। ठीक है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए के मेजरमेंट में एरर जो है वो 1.25% है और अगर टाइम के मेजरमेंट में एरर 1.5% है तो परसेंटेज एरर एनर्जी के मेजरमेंट में टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पर अपने को बताना है। तो अब अपने पास यहाँ पर ये जो फंक्शन है ई टी जो है ये बहुत गंदा सा फंक्शन है, तो इसमें हम लोग बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जो सीखे थे वो नहीं लगा सकते। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल अप्रोच ऑफ एरर्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसको यूज करके कोशिश करते हैं एक बार कि एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना आ रहा है वो अपने को देखना है। आंसर यहाँ पर दिया हुआ 4% आना चाहिए। ठीक है, 4% आंसर है इसका, और अगर 4% नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि मोस्टली लोगों के साथ ये होगा कि 4% नहीं आएगा, तो नहीं आ रहा है तो फिर सोचना है कि गलती कहाँ कर रहा है, उसी लिए आंसर दिया है ताकि इसको फिर से अपने दिमाग में सोच सको। ठीक है, तो कोशिश करके देखो इसको। ओके, अब इसमें देखते हैं अपने पास एनर्जी जो दिया हुआ है ईटी, ईटी अपने पास दिया हुआ है एनर्जी इक्वल्स टू दिया हुआ है अपने पास ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी, ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी। ठीक है, अब एनर्जी जब अपने पास दिया हुआ है तो अपने को अगर एनर्जी में एरर देखना है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो यहां से अपने को डी ई बाई डी टी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ई रेस टू माइनस अल्फा टी को कांस्टेंट रख देते हैं और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? ए के रेस्पेक्ट में, और फिर ए का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चेन रूल, और फिर प्लस ए स्क्वायर को कांस्टेंट कर देते हैं और डी ई रेस टू माइनस अल्फा टी का पहले डी माइनस अल्फा टी के रेस्पेक्ट में और फिर माइनस अल्फा टी का फिर किसके रेस्पेक्ट में? फिर से टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये अपने पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो अपने पास मिलेगा विच इम्प्लाइज डी ई बाई डी टी जो मिल जाएगा अपने पास वो मिलेगा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 2a ई रेस टू माइनस अल्फा टी इंटू डी ए बाई डी टी और प्लस ए स्क्वायर, और यहां से ई रेस टू माइनस अल्फा टी का तो ई रेस टू माइनस अल्फा टी ही रह जाएगा और माइनस अल्फा टी का टी के रेस्पेक्ट में, तो यहां से हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर प्लस की जगह यहां पर क्या है? माइनस है।
तो अपने पास जब अपने को डेल्टा ई बाई डेल्टा टी रखना होगा तो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2a ई रेस टू माइनस अल्फा टी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये डेल्टा ई बाई डेल्टा टी अपने पास ये आएगा। ठीक है, अब यहीं पर मोस्टली लोगों का गलती होता है, यहां पर ये माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरर्स जो होता है, एरर्स हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब मैक्सिमम एरर का बात करते हैं, जैसे हम लोगों का यही गलती होता था अगर डिफरेंशियल अप्रोच हम लोग डिवीजन में यूज करें, यू बाई वी वाले में, तो यू बाई वी वाले में अगर डिफरेंशियल अप्रोच करते थे तो ऊपर में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आता था बीच में, जबकि हम जब बेसिक मेथड से करते थे तो माइनस साइन अपने को नहीं दिखता था। तो यही मोस्टली गलती होता है। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन बिकॉज एरर इज ऑलवेज एडिटिव। ठीक है, एरर जो है हमेशा एडिटिव ही होता है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास मिलेगा विच इंप्लाइज डेल्टा ई जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा अपने पास, डेल्टा टी उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी को कॉमन हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी क्यों बाहर निकाले? क्योंकि अपने को डेल्टा ई बाई ई निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा ई बाई ई निकालना और ई अपने पास क्या था, ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी, इसलिए उसको बाहर कर लिया। तो ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी को जैसे ही बाहर किए तो अपने पास यहां से मिलेगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस यहां से बन जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा विच इंप्लाइज डेल्टा ई बाई ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब अपने पास बेसिक प्रॉब्लम है कि डेल्टा ए बाई ए कितना है और डेल्टा टी कितना है, तो ये हम लोग तो इजीली निकाल सकते हैं। ए में एरर दिया 1.25%, तो डेल्टा ए बाई ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0125। ठीक है, और वैसे ही अगर डेल्टा टी निकालना होगा तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेकंड और उसमें एरर कितना है 1.5% का। ठीक है, तो 5 इंटू 0.015। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास विच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी हो जाएगा अपने पास 0.075। ठीक है, तो अब जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू डेल्टा ए बाई ए यानी कि 0.0125 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा का मतलब कितना है, अल्फा का वैल्यू अपने पास दिया 0.2, तो 0.2 इंटू 0.075, तो यह आ जाएगा विच इम्प्लाइज डेल्टा ई बाई ई इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा 0.025 और यहां से आ जाएगा 0.015। ठीक है, तो 0.025 और 0.015, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 0.04, तो विच इम्प्लाइज परसेंटेज एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4%। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा परसेंटेज एरर का 4%। हाँ, अगर कोई यहाँ पर माइनस ले लेता, प्लस नहीं करता, तो यहाँ पर माइनस आ जाता, तो 0.025 माइनस 0.015, तो माइनस आता तो यहाँ पर कितना आ जाता, 1% एरर आ जाता। ठीक है, तो एरर में भी ह्यूज एरर हो जाता। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी डिफरेंशियल अप्रोच हम लोग यूज करेंगे तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि एरर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, एडिटिव ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखे कि इंडिपेंडेंटली ए और टी दोनों को मेजर किया जा रहा था। ठीक है, तब जो माइनस साइन बीच में आ रहा था डिफरेंशिएशन के बाद, जब हम डिफरेंशियल अप्रोच यूज कर रहे थे, तो उस माइनस साइन को हम लोग क्या कर दे रहे थे, प्लस कर दे रहे थे, क्योंकि जो एरर होता है वो क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक, बट अगर वेरिएबल्स डिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो, तो कैसे डील करेंगे वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लेट
लेट z जो है अपने पास, z कोई एक फंक्शन है जो कि y और x पर डिपेंड कर रहा है, और z जो है वो y बाई x है, ठीक है। तो अब अगर अपने को एरर इन z लिखना होगा तो कोई भी ऐसा ही लिखेगा कि डेल z बाई z जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास डेल y बाई y प्लस डेल x बाई x, ठीक है, कोई भी ऐसा ही लिखेगा, ठीक। अब अगर अपने को पता है कि एरर जो y है वो y x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इफ y इक्वल्स टू लेट इट बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल y बाई y जो है पावर वाला यूज करके इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल एक्स बाई एक्स, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ डेल एक्स बाई एक्स, ठीक। तो डेल वाई बाई वाई जैसे ही आया, इसमें हम लोग जैसे ही पुट करेंगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास थ्री थ्राइस ऑफ डेल एक्स बाई एक्स या थ्री टाइम्स डेल एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो अपना डेल जेड बाई जेड अपने को क्या दिख रहा है, थ्री टाइम्स डेल एक्स बाई एक्स दिख रहा है, ठीक है। बट अगर कोई शुरू में ही पता है अपने को डिपेंडेंट है, ठीक है, तो अगर कोई शुरू में ही इफ वी पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन z इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, इसी में अगर कोई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी कि z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज यहां से डेल जेड बाई जेड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से थ्री डेल एक्स बाई एक्स आ रहा था, यहाँ से डेल एक्स बाई एक्स आ रहा था, तो कहानी क्या है, सही तो अपना यही है, बेसिक मेथड तो यही दिख रहा है, ठीक है, y को एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, फिर सही तो यही दिख रहा है। तो इसमें गलती कहाँ है, तो कोशिश करते हैं देखने का। जब z को हम लिख रहे हैं हेयर, z जो है वो क्या है, y इंटू वन बाई एक्स है, ठीक है। अब अपने पास जब x में एरर जो है वो x को जब हम ज्यादा मान ले रहे हैं, जैसे एरर होगा तो वो हम लोग बोलते हैं ना x जो है वो प्लस माइनस उसमें समथिंग का एरर है, यानी कि प्लस उतना और माइनस उतना के बीच में वो x रहने वाला है, ठीक है। तो अगर x में हम लोग ज्यादा मान लेते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। तो इफ x इज ओवर एस्टिमेटेड x को अगर हम ज्यादा मान रहे हैं तो वन बाई एक्स तो अंडर एस्टिमेट हो रहा है, एक्स को बढ़ाएंगे तो वन बाई एक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां से वन बाई एक्स इज अंडर एस्टिमेटेड एंड y जो है y जो है, अब y क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर था, तो वो ऑटोमेटिकली ओवर एस्टिमेट हो जा रहा है। तो y इज ऑटोमेटिकली ओवर एस्टिमेटेड, ठीक। तो यहां पर जो दोनों क्वांटिटी है वो दोनों एक साथ चल रहा है, जो हम लोग उसमें माने थे कि a जब ओवर एस्टिमेट होगा तभी t भी ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर जब y ओवर एस्टिमेट होगा तब वन बाई एक्स ओवर एस्टिमेट हो ही नहीं सकता, तब वन बाई एक्स को क्या होना पड़ेगा, अंडर एस्टिमेट होना पड़ेगा, क्योंकि y ओवर एस्टिमेट कब होगा, जब x ओवर एस्टिमेट होगा। तो x जब ओवर एस्टिमेट होगा तो वन बाई एक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स जो लिखे थे, यहाँ पर ये दोनों में प्लस साइन हो ही नहीं सकता एक साथ। एक में जब प्लस होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली माइनस होगा, या फिर एक में माइनस होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एरर जो आएगा अगर एक को प्लस दूसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ से फिर से वही आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। कहानी समझ में, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से हेंस इफ डेल्टा वाई बाई वाई is positive, then delta x by x is automatically negative, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होने वाला है, उसको ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही साथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कोई बोले कि हाँ सर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि डेल्टा जेड बाई जेड जो अपना डिफरेंशिएशन से आता था, डिफरेंशिएशन से तो बीच में माइनस साइन ही आता था, और चूंकि इंडिपेंडेंट होता था तो उसको हम प्लस कर देते थे।
तो जो डिफरेंशिएशन से आता था उसी को हम छोड़ देते हैं, तो अपना कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सो वी विल लीव द नेगेटिव साइन popping up in differentiation as it is such that अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी कि ये हो जाएगा फिर से डेल्टा एक्स बाई एक्स, और यही तो अपना था बेसिक से भी। ठीक है, तो जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नेगेटिव साइन डिफरेंशिएशन में आ रहा था जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट में, चूंकि एरर एडिटिव हो रहा होता है तो इंडिपेंडेंट में हम लोग ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर जब एक को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो दूसरा ओवर एस्टिमेट साथ में हो कोई जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो हमको अगर नेगेटिव साइन आ रहा है विद ड्यू टू डिफरेंशिएशन तो उसको हमको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट नहीं करना है इस केस में। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं और ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ओके, तो अब एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि आखिर ये जो कहानी है डिपेंडेंट वेरिएबल्स का ये कैसे चलता है। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट y इक्वल्स टू e रेज टू x cos x। ठीक है, वेयर x जो है वो पाई बाई 6 से प्लस माइनस 0.02 है। ठीक है, पाई बाई 6 प्लस माइनस 0.02 है x का वैल्यू। ठीक है, तो अब अपने पास ये जो फंक्शन है ये कैसा बिहेव करेगा, इसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा वो हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसको निकालने का तो एक अपने पास एकदम ही बेसिक मेथड है, क्या कि x का वैल्यू पहले चेक कर लेंगे पाई बाई 6 पर। ठीक है, फिर x का वैल्यू चेक करेंगे पाई बाई 6, पहले देख लेते हैं फंक्शन कैसा है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या फिर बीच में उसका स्लोप चेंज कर रहा है, कैसा फंक्शन है सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन देखने के लिए हम लोग यार अगर dy बाई dx करें तो dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, e रेज टू x को कांस्टेंट रखेंगे और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और एक बार cos x को कांस्टेंट रखेंगे और e रेज टू x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस e रेज टू x साइन एक्स प्लस e रेज टू x cos x। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया विच इम्प्लाइज dy बाई dx जो आ गया वो आ गया अपने पास dy बाई dx इक्वल्स टू e रेज टू x कॉमन आ गया cos x माइनस साइन x। ठीक है, अब पाई बाई 6 पर एट पाई बाई 6 अपने पास cos x माइनस साइन x का जो वैल्यू है, cos x क्या होता है पाई बाई 6 पर, cos x का वैल्यू होगा अपने पास √3/2 और sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री पर 1/2, तो √3/2 माइनस 1/2, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये e रेज टू x तो पॉजिटिव रहेगा पाई बाई 6 पर। ठीक है, तो एट पाई बाई 6 अपने पास dy बाई dx जो आ गया वो क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक, तो अब ग्रेटर देन 0 यानी कि फंक्शन जो है विच इम्प्लाइज y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो अब यानी कि इसका वैल्यू फंक्शन अगर इंक्रीजिंग नेचर का है, ऐसा कुछ अगर ग्राफ दिख रहा है अपने पास, कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा पाई बाई 6 पर अपने पास पाई बाई 6 पर e रेज टू x cos x का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा,
तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का है। अब इंक्रीजिंग में भी दो टाइप हो सकता है, एक ऐसा कनकेव अपवर्ड और एक कॉन्वेक्स अपवर्ड। इंक्रीजिंग में भी दो टाइप हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप है, तो उसके लिए अपने को डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएट अगर करेंगे ऑल्सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन से अपने पास क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ई रेज टू एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो दोनों को अपने को अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो ई रेज टू एक्स कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा, ई रेज टू एक्स कॉस एक्स का तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। ई रेज टू एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई रेज टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस सॉरी माइनस ई रेज टू एक्स साइन एक्स का, तो ई रेज टू एक्स साइन एक्स का आ जाएगा अपने पास, ई रेज टू एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स साइन एक्स का आ जाएगा ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स पूरे में से कॉमन ले लेंगे अपने पास, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां से cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा अपने पास विच इज इक्वल्स टू -2 ई रेज टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। और एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6, इसका वैल्यू क्या दिख रहा है अपने पास, ई रेज टू पाई बाई 6 तो पॉजिटिव, साइन पाई बाई 6 भी पॉजिटिव, तो अपने पास ये वाला टोटल टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक माइनस साइन लगा, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है अपने पास वो कैसा दिख रहा है, वो अपने पास नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव दिख रहा है यानी कि मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा यानी कि कैसा होगा कॉन्वेक्स अपवर्ड कर्व होगा, और इंक्रीजिंग है और कॉन्वेक्स अपवर्ड यानी कि कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। वैल्यूज पर नहीं बनाया गया, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है या फिर रेशियो ऐसा नहीं मान सकते, बट कर्व का नेचर कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब कर्व का नेचर जैसे ही अपने को पता चला तो समझ में आ गया कि यहाँ पर यह है अपने पास, मान लेते हैं पाई बाई 6 माइनस ऑफ 0.02, ठीक है, ये वैल्यू है। यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है ये मान लेते हैं ये है पाई बाई 6, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू है अपने पास पाई बाई 6 एक्स का वैल्यू प्लस 0.02, ठीक है। तो अब पाई बाई 6 पर वैल्यू कितना है वो देखते हैं, तो y एट पाई बाई 6 और यही अपना ट्रू वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 6 पर y का वैल्यू, तो इसमें हम लोग पाई बाई 6 रख करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू अपने पास आएगा 1.46913 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब पाई बाई 6 माइनस 0.02 पर कितना आएगा, तो y एट पाई बाई 6 माइनस 0.02 पर ये आएगा वैल्यू अपने पास, पाई बाई 6 माइनस 0.02 पर कुछ तो इससे कम ही आएगा। तो जब हम वो वैल्यू यहाँ पर रख करके कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आएगा 1.44924, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक। और वहीं पर अगर पाई बाई 6 प्लस 0.02 पर निकाला जाए तो y एट पाई बाई 6 प्लस 0.02 पर निकाला जाए तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आएगा 1.47394, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक। तो वैल्यू अपना जो ट्रू वैल्यू है वो ये है लगभग, माइनस पर इतना है और प्लस पर इतना है। तो अब डेल्टा वाई अगर निकालना है तो एक तो डेल्टा वाई इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, और एक डेल्टा वाई यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके। बट अपने को जब भी एरर का बात किया जाता है तो मैक्सिमम एरर का बात किया जाता है, तो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू जो होगा उसी को हम लोग ट्रीट करेंगे एज एरर इन वाई। तो अपने पास हेयर डेल्टा वाई का जो अपना मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसका मॉडुलस जो होगा वो देखा जाएगा, तो वो पाई बाई 6 माइनस वाई एट पाई बाई 6 माइनस 0.02, इस पर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आएगा अपने पास
1201269, ठीक है। यहाँ पर माइनस करके देख भी सकते हैं हम लोग। अब अपने पास डेल्टा वाई को निकालने का एक और मेथड, ये तो एकदम बेसिक मेथड हो गया। अब एक और मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन वाला यूज करके, ठीक है। तो बेसिक मेथड से जो आंसर आया वो तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन वाला यूज करके एक बार अपने से ट्राई करके देखो कि क्या आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम लोग दो तरीका कर सकते हैं। एक तो माइनस जो साइन आएगा बीच में, डिफरेंशिएशन में यहाँ पर दिख रहा है माइनस साइन आ रहा है बीच में, ये माइनस साइन को एक तो ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे, और एक बार ये माइनस साइन को हम लोग प्लस में कन्वर्ट करके देखेंगे कि दोनों से क्या आंसर आ रहा है। और फिर जो हम लोग पिछले बार देखें कि नेगेटिव का नेगेटिव ही छोड़ देते हैं, तो क्या वो अपना स्टेटमेंट जो था क्या वो इसमें भी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही अपने को देखना है केवल, ठीक है। अगर होल्ड कर देगा तो फिर हम उसको जनरलाइज करके ग्राफ से भी देख सकते हैं, और ग्राफ से देख करके भी फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं और फिर उस पर सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन से प्लस पे क्या आ रहा है और माइनस पे क्या आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो और सोचो इसको। ओके, तो अब देख लिया इसको। चलो वही कैलकुलेटर से वैल्यूज पुट करके चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर कोई यहाँ पर ऐसा करता कि विच इम्प्लाइज यूजिंग एडिटिव नेचर ऑफ एरर, ये पिछला ही वाला dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पर अब एडिटिव नेचर ऑफ एरर यूज करे, नेचर ऑफ एरर्स, अपने को क्या मिलेगा, डेल्टा वाई जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब अपने पास डेल्टा एक्स का वैल्यू पता है 0.02, ठीक है। कॉस एक्स साइन एक्स ई रेज टू एक्स पाई बाई सिक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.04612 आएगा, ठीक है। तो ये एडिटिव नेचर ऑफ एरर का यूज करके अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा। तो ये तो अपना इसके पास नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा दूर है, ये 0.012 है, ये 0.046 है, तो ये तो अपना करेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मतलब अपना जो पिछला वाला अपना एजम्पशन था वही सही था कि यहाँ पर माइनस साइन रखेंगे, वो भी सही था कि नहीं वो भी वेरीफाई करेंगे, बट हो सकता है कि वो सही हो। और यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है कि ये दोनों फंक्शन उल्टा उल्टा तरीका से बिहेव कर रहा है। जब x बढ़ेगा तो ई रेज टू एक्स इंक्रीज करेगा पाई बाई सिक्स पर, और cos x जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शन दोनों अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो दोनों का जो अगर x को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो दोनों ओवर एस्टिमेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस साइन नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब अगर if we used negative sign instead, negative sign instead, तो अपने पास क्या मिलेगा, डेल्टा वाई जो मिलेगा वो मिलेगा ई रेज टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, x का वैल्यू फिर से वही पाई बाई सिक्स और डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.02, ठीक है। तो इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.01236 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये इसके क्लोज दिख रहा है, एक्चुअल वैल्यू के क्लोज दिख रहा है, दिस इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, यही है अपना एक्चुअल वैल्यू क्योंकि बेसिक मेथड से निकाला गया था, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए यही मेथड को अपनाएंगे। और यानी कि अपना अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो अपना डिफरेंशिएशन के बाद जो माइनस साइन डिफरेंशिएशन के चलते आ रहा है उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ग्राफ है अपने पास, तो यही था अपना डेल्टा वाई, यही है, ठीक है। ये है अपना डेल्टा वाई और ये है अपना डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अपने पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स अगर पता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होगा वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो, ठीक है। और जब ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स तो जो हम लोग निकाले हैं डायरेक्टली उसी को नहीं यूज करेंगे। dy बाई डी एक्स में तो हमको माइनस को प्लस नहीं करना, dy बाई डी एक्स क्योंकि स्लोप है इसका, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज यहाँ से डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हम यहाँ पर एडिटिव नेचर ऑफ एरर को यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ओवर एस्टिमेट कर रहा है तो दूसरा क्या कर ले रहा है, ऑटोमेटिकली अंडर एस्टिमेट कर ले रहा है, ठीक है।
तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में अपने को ये चीज़ बहुत कॉशियसली डील करना है। तो अभी हम जितना लिखें इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो इतना क्वेश्चंस अपने पास सफिशिएंट है, जितना हम लोग कर चुके हैं इतना क्वेश्चंस अपने पास सफिशिएंट है। जहाँ जहाँ फंसाया जाता है मोस्टली चीज़ हम डील कर चुके हैं। इसके बाद बहुत कम ही जगह होगा जहाँ पर क्वेश्चंस में फंसोगे, ठीक है। तो अपने पास ये अगर देख लिया तो क्वेश्चंस बहुत कम ही फंसेगा। और अगर आज के क्वेश्चंस करते के समय थ्योरी अगर फंस रहा था तो उसके लिए क्विक थ्योरी रिवीजन करके भी यूट्यूब का एक कोर्स है, उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक भी इधर आ रहा होगा। और उसको हम लोग देखने के लिए चैनल पे भी जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि थ्योरी में और ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, बुक चाहिए, तो मेरा बुक भी है, उसको भी देख सकते हो। और अगर मान लेते हैं कि अपने पास फुल कोर्स चाहिए कि फुल डिटेल्ड सिलेबस, ये सब तो क्विक कोर्सेज है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। फुल डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग साइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर फुल डिटेल्ड कोर्स, थ्योरी, रिवीजन, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, बुक्स, ये सब के बारे में बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा। physicsbuddy.in पर विजिट कर लो, बाकी कहानी वहीं पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन आता रहे उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो किसी को लगता है कि और किसी को भी हेल्प हो जाएगा तो फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।